नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे AIB 18 के एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके क्या आंसर हैं, यानी कि एक तरह से आंसर की को हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरे पेपर को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अभी आप पूरे पेपर के डिस्कशन के मूड में नहीं है। पूरे पेपर का डिस्कशन हम लोग सेपरेटली इसको कहीं आगे जाकर किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन आज मैं केवल आपको आंसर की बताना चाहता हूं ताकि आप उन क्वेश्चंस के को चेक कर पाएं जो क्वेश्चंस आपने अभी सॉल्व किया है और जानना चाहते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप वो 40% का जो क्रॉस बार है उसको आप क्रॉस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो मैं एक्चुअली में केवल उतना ही चीज़ें डिस्कस करूंगा और केवल आंसर बताऊंगा। आप क्वेश्चन देखकर अपने बुकलेट में, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिली है, उसमें अपना टिक करके अपना देख लीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप 40% का जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कर पाए होंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो जो मेरे पास अभी सेट है वो सेट बी है और उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें जो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है। डायरी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी सही है। आप अपनी बुकलेट के अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो सेट है वो सेट बी है। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन द चार्ज एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। हिंदी में मैं पढ़ देता हूं। निम्नलिखित में से किस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अपराध करने के तरीके का आरोप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक निश्चित समय और स्थान पर किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त हो। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अपराध को संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। इसमें जो ऑप्शन सी दिया हुआ है, 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध, यानी कि ऑफेंस पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, 4 धारा 395। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित अपराध में आरोपी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती है। तो इसमें IPC की धारा 376A(B) के तहत अपराध का आरोपी, 376D(A) के तहत अपराध का आरोपी, 376D(B) के तहत अपराध का आरोपी, यानी कि ये तीनों जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सही हैं और ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि कोई मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बिना प्राधिकार के करता है, भले ही सद्भावना में किया गया हो, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कार्रवाई को निष्प्रभावी कर देगा। इसका ऑप्शन सी सही है, CRPC की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दीवानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आलोक में दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, वाद पत्र में दिए गए प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के लिए निम्नलिखित में से किसे दीवानी प्रकृति का मुकदमा नहीं माना जा सकता है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वैच्छिक भुगतान या भेंट की वसूली के लिए मुकदमा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 को का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिनिधि मुकदमे से रेस जुडिकेटा के सिद्धांत को लागू करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, धारा 11 स्पष्टीकरण 6। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए सम्मन जारी नहीं करेगी। वहां जहां पे यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 मील दूर रहता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही है। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार नया मुकदमा करने से रोका जाता है। ऑप्शन सी है, वादी के उपस्थिति नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ मेनी टाइम एट मैक्सिमम मे एन एडजर्नमेंट बी ग्रांटेड टू अ पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ सूट एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908।
तो कितनी बार सिविल सीपीसी में दिया जा सकता है? तो ये सम्मन जो है 3 बार जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में ने दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में बिना सम्मन के गवाह को पेश करने का प्रावधान किया था? तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है, दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिए गए वाद व्यय शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें एक ऑप्शन सी सही है, खाने और रहने का खर्च। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी मुकदमे के मामले में जहां सरसरी प्रक्रिया लागू हो जानी चाहिए, प्रतिवादी को उस पर नोटिस की तामील हेतु पता दाखिल करने के लिए उपस्थित होने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो सम्मन प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अपीलीय अदालत किसी मुद्दे को सुनवाई के लिए निचली अदालत को भेज सकती है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, आदेश XLI नियम 25। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए पीट पीट कर बी की हत्या करने का अभियुक्त है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार उसी कार्यकलाप को का हिस्सा बनाने वाले प्रासंगिक तथ्य नहीं माना जाएगा? यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, इसका पिटाई वाले दिन से एक दिन पहले ए या बी ने जो कुछ भी कहा हो, तो ये ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने आंसर पिटाई के समय आसपास खड़े लोगों ने जो कुछ भी कहा हो उसको भी लगाया है, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष सस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी? तो ये धारा 25 में है, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत मृत्युकालिक कथन को के साक्ष्य को रूप में स्वीकार किया जा सकता है? यह धारा 32 में कहा गया है, तो ऑप्शन सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार दस्तावेजों को अंतर्वस्तु के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, दस्तावेजों को कि अंतर्वस्तु प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, मतलब आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बी है, जिरह प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया था? तो इसका जो ऑप्शन ए है, अनवर पीबी बनाम पी के बशीर, ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी, स्वीकार किए गए मामलों के संबंध में स्वीकारोक्ति निर्णायक है, यह ऑप्शन बी इसका 23वें का सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुश्रुति नियम का अपवाद है? तो अनुश्रुति नियम यानी हियर से एविडेंस के बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो हियर से रूल के बारे में पूछ रहा है, और धारा 32 की 32 क्लॉज 1 इसका सही उत्तर होगा, तो 24 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4, बातचीत, निगोशिएशन। क्वेश्चन 26, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक मामलों को में निपट सकती है। ऐसा नहीं है, सभी आपराधिक मामलों को और दीवानी मामलों को नहीं कर सकती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता करार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए इसका सही है, मध्यस्थता करार लिखित के साथ साथ मौखिक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मध्यस्थ को चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, जब उसके पास पक्षकार द्वारा सहमत योग्यताएं हों। तो जब सहमत योग्यताएं होंगी, है ना, जब तो क्वालिफाइड है वो उसके लिए, तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, जब वे एक ही पूर्वज की अलग अलग पत्नियों के वंशज हों। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, पक्षकारों को प्रतिसिद्ध रिश्ते की कोटि के भीतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए,
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) निम्नलिखित प्रावधान करती है और उसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए आधार, न्यायिक पृथककरण के लिए आधार, तलाक के लिए आधार। तो और इसके बाद ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे केवल ये 1955 की धारा 13(1) केवल तलाक के लिए आधार बनाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। 32 में मुस्लिम विधि में वातिल विवाह का क्या अर्थ है? वातिल विवाह एक शून्य विवाह होता है, वाइड मैरिज होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विवाह का वह अनुबंध जिसे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किया जा सकता है को मुस्लिम विधि के तहत क्या कहा जाता है? तो इसको तलाक के तफवीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक हिंदू लड़का और हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, तो दोनों के तहत कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को भी सहदायिकी संपत्ति में अधिकार उपलब्ध कराया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, वैध दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक पिता और उसकी दत्तक पुत्री के बीच आयु का अंतर कितना होना चाहिए? ये 21 वर्ष होना चाहिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जाता है? तो ये जो पहला दर्ज मामला है वो हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो ऑप्शन बी सही है 37 का। 38 में देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पीआईएल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 38 का ऑप्शन सी सही है, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। 39 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, निजी पक्षकार के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचारण नहीं किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी सही है, समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका अगर दायर की गई है तो उसको सुनवाई नहीं करेंगे। 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में निर्णित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं? ये जो केस ला था वो था AK कृपंक बनाम भारत संघ, तो ऑप्शन ए सही है। 42 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने SP संपत कुमार बनाम भारत संघ मामले पर व्यापक पुनर्विचार किया था? इसका जो सही उत्तर है L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रशासनिक कानून को सरकारी सत्ता के नियंत्रण से संबंधित कानून के रूप में परिभाषित किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आइबर जेनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 44, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में अवैध रूप से वकालत करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या दंड निर्धारित है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, 6 महीने तक की कैद निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है? तो ये धारा 49 है, ऑप्शन डी सही होगा 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत है, अधिवक्ता ऐसे किसी भी मामले में पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक हो। तो ये इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एकल कंपनी OPC अनिवार्य रूप से निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाएगी? इसका ऑप्शन बी सही है, यदि कोई OPC चुकता शेयर पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किस सार्वजनिक कंपनी के लिए निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो निदेशकों की न्यूनतम संख्या 3 होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी? और इसमें ऑप्शन डी सही है, AC मेहता बनाम कमलनाथ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 51 में भी आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून में लोक न्यास सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक मामला है? इसका भी ऑप्शन डी सही है, MC मेहता बनाम कमलनाथ। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया? ऑप्शन ए सही है, श्रेया सिंघाल बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रवर्तक को उपरोपित नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन डी सही है, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड।
क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला अधिकतम कितनी अवधि तक मातृत्व लाभ की हकदार है? तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है, 26 सप्ताह तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के लिए एक महिला कितनी अवधि तक सवेतन छुट्टी की हकदार होती है? तो वो 2 सप्ताह के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी फैक्ट्री में कम से कम एक कैंटीन होने के लिए मूल रूप से नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 250 श्रमिक होने चाहिए कैंटीन के लिए, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है जहां पे 12,000 मासिक वेतन प्राप्त करने वाला कोई भी पर्यवेक्षक हो, तो ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। 58 देखिए, अपकृत्य को अपकृत्यपूर्ण दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति है और उसका उल्लंघन अपरिनिर्धारित क्षति के लिए कार्रवाई द्वारा निवारणीय है के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो ये बिनफील्ड ने किया था, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मैक्सिम? ये किस मैक्सिम से रिलेटेड है? तो इसका डैमनम साइम इंजूरिया, ऑप्शन नंबर 1 सही है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बिना दोष दायित्व से संबंधित है? ये धारा 140 से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने उपभोक्ता अधिकार की पहचान की गई है? तो ये 6 हैं और ऑप्शन सी सही होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देने के लिए अधिकृत है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान में कहा गया है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता? तो ये 63 का ऑप्शन नंबर 4 है, अनुच्छेद 265। क्वेश्चन नंबर 64, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2020 को नव स्थापित किसी व्यवसाय या पैसे के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा पिछला वर्ष होगा? तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 अप्रैल 2019 से शुरू और 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाला। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष भारत का निवासी माना जाने के लिए वो कितने दिनों तक की अवधि तक भारत में रहा हो? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 182 दिन। आयकर अधिनियम 1961 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आय को परिभाषित किया गया है? तो आय को धारा 2 के क्लॉज 24 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 67 में बोला गया भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी नहीं है? तो सी, यदि बोलने का कर्तव्य नहीं है हो तो केवल मौन रहना ये नहीं आता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे 67 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, ए बी को धोखा देने के इरादे से झूठा वर्णन करता है कि ए के कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है और इस तरह बी को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प का उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन सी, अनुबंध बी के विकल्प पर शून्यकरणीय है, ये ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी निषेधाज्ञा सुनवाई के समय और मुकदमे के गुण दोष के आधार पर केवल डिक्री द्वारा दी जा सकती है? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, शाश्वत निषेधाज्ञा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, मूलधन और देय साधारण ब्याज को भुगतान करने में विफलता पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए बांड में शर्त भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अर्थ में जुर्माना नहीं है? तो धारा 74, तो ऑप्शन बी यहाँ पे 70 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 63A के तहत देय डिफॉल्ट ब्याज कितना है? तो ये है 9%, सी ऑप्शन इसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1872 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा दी गई है? तो यह अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 73, पराक्रम्य लिखित अधिनियम यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो रही है। 1881 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम्य लिखित नहीं है? तो इसमें हुंडी यानी कि हुंडी जिसके बारे में जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो 73 का बी ऑप्शन सही होता है। 74 में देखिए 74 में पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 के आलोक में यदि पराक्रम्य लिखित पर ब्याज दर का उल्लेख नहीं है तो किस दर से ब्याज लिया जाएगा? तो यह ऑप्शन सी सही है, 18% प्रति वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, घोषणा के प्रकाशन की तारीख से किस अवधि के भीतर यदि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना की में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी 12 महीनों में, यानी कि ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, प्रभावित परिवारों की न्यूनतम प्रतिशत कितना है जिन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपनी पूर्व सहमति देनी है, वो होता है 80%। तो 76 का बी सही होगा। कल्पना कीजिए कि एक आईपीएल टीम अपने कपड़े की रेंज बेचने के लिए किसी कंपनी स्थापित करती है। टीम किस प्रकार का बौद्धिक संपदा का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकती है कि कपड़े उनके द्वारा बनाए गए हैं? तो ऑप्शन सी यहां सही है, ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, आमतौर पर पेटेंट की अवधि कितने वर्ष की होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर है वो 20 वर्ष, पेटेंट की अवधि 20 वर्ष तक होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित होती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रिट प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन ए है परमादेश, ये सही है, मैंडमस। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? तो ये 58वां संशोधन था, 58th अमेंडमेंट था। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी विधान पर ऐतिहासिक निर्णय है? तो ये ऑप्शन ए का सही है, बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, रे बेरुबारी मामले में प्राप्त सलाहकारी राय के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, संविधान 9वां संशोधन अधिनियम 1960। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 254। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, द ट्रांजिशन पीरियड, यानी कि भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? तो ये 15 वर्ष की अवधि थी। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट देयर कुड बी नो रिजर्वेशन ऑन सिंगल पोस्ट इन द कैडर? तो निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णित किया गया कि सम वर्ग में एकल पद पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता? इसका जो सही उत्तर है वो है चक्रधर पासवान बनाम बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, किसी कामकाजी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लंघन भी माना जा सकता है? तो इसका जो 87 का डी ऑप्शन है, अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 जी। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 क्लॉज 2 बी और 26 बी के बीच टकराव को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू नहीं हो सकती है? तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। भारतीयों द्वारा भारत के बाहर किया गया अपराध, भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, किसी भी देश में स्थित कंप्यूटर संसाधनों को निशाना बनाकर अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 89 का केवल 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड हैं? तो 5 प्रकार के दंड हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 91 के ए और जेड मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी के लिए सहमत होते हैं। इस तलवारबाजी के दौरान उचित रूप से खेलते हुए ए जेड को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देता है। ए द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया गया है? तो कोई अपराध नहीं किया गया है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि एक खेल था। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी बचाव का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है? तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे है। ऐसे मामले जब हमला साधारण चोट पहुंचाने के इरादे को दर्शाता है, तो ऑप्शन सी 92 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा के लिए लाभ शब्द में आर्थिक लाभ शामिल नहीं है? तो धारा 89। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, एक्स जानबूझकर किसी महिला को परेशान करने के इरादे से उसकी सहमति के बिना उसका घूंघट खींचता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो इसमें आपराधिक बल, ऑप्शन बी सही है, क्रिमिनल फोर्स है। 95 देखिए,
भारतीय दंड संहिता 1807 के तहत ऐसे मामले के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है जो किसी नाबालिग को अपंग बनाता है ताकि ऐसे नाबालिग का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जा सके? जिसका ऑप्शन डी सही होगा, आजीवन कारावास और जुर्माना। 96 एक्स धमकी देता है कि अगर वाई उसे पैसे नहीं देगा तो वाई के संबंध में मानहानि लेख प्रकाशित कर देगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार एक्स को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सजा दी जा सकती है? तो इसका ऑप्शन 1 सही है, 2 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सी सजा पारित करने के लिए अधिकृत है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुना सकते हैं। 98 देखिए, गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करने के लिए किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आता है? तो धारा 41 में पुलिस फिर से गिरफ्तार कर सकती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं होगी? जब पत्नी स्वेच्छा से पति के साथ रहने से इनकार कर देती है तो वो किसी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100 लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 ए के तहत आती है? तो इसमें बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, ये आपका जो है सही उत्तर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस पूरे पेपर से अपना पेपर मैच कर लिया होगा, अपने बुकलेट को मैच कर लिया होगा और निश्चित रूप से आपने 40 क्वेश्चन के आंसर्स ज़्यादातर लोगों ने सही कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक। देखिए, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि मेरे इस पूरे एक्सप्लेनेशन में एक आध क्वेश्चन जो है बार के आंसर सीट से डिफरेंस हो, लेकिन इससे ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर आप 50 के आसपास हैं तो आप मान के चलिए पूरी तरह से सेफ हैं। जो लोग बाउंड्रीज पे हैं उनके लिए थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितने लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सफल होंगे। धन्यवाद।